अध्याय 17 सातवाहन युग। राजनीतिक इतिहास। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी हुए शुंग और उसके बाद कण्व। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। हालांकि बीच में करीब 100 वर्षों का व्यवधान हुआ। सातवाहन और पुराणों में उल्लिखित आंध्र एक ही माने जाते हैं। पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख है, सातवाहन शासन का नहीं। दूसरी ओर सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता है। सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर लाल मृदभांड, काला व लाल मृदभांड और गेरुआ लेपित चित्रित मृदभांड के पाए जाने से प्रमाणित होता है। इनमें से अधिकांश बस्तियां लोहे का इस्तेमाल करने वाले उन महापाषाण निर्माताओं से संबद्ध हैं जो उत्तर से आने वाली भौतिक संस्कृति के साथ संपर्क के फलस्वरूप नए नए कार्यकलापों की ओर प्रेरित हुए होंगे। लोहे के फाल का प्रयोग, धान की रोपनी, नगरीकरण, लेखन कला आदि के आगमन से सातवाहनों के द्वारा राज्य के गठन के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई थी। कुछ पुराणों के अनुसार आंध्रों ने कुल मिलाकर 300 वर्षों तक शासन किया और यही समय सातवाहनों का शासनकाल माना जाता है। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के हैं। उसी समय उन्होंने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता स्थापित की। आरंभिक सातवाहन राजा आंध्र में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहां उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। उन्होंने अपनी सत्ता ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित की, जहां अभी महाराष्ट्र में बढ़िया और तरह तरह की फसल होती हैं। धीरे धीरे सातवाहनों ने अपनी सत्ता का विस्तार कर्नाटक और आंध्र पर किया। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शक थे, जिन्होंने अपनी सत्ता दक्कन और पश्चिमी भारत में स्थापित की थी। ऐसी भी अवस्था आई जब शकों ने सातवाहनों को महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत के अंदर पड़ने वाले उनके राज्य क्षेत्र से बेदखल कर दिया। लेकिन सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी फिर वापस ले आया। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा, शकों को हराया और अनेक क्षत्रियों शासकों का नाश किया। उसका दावा है कि उसने छहरात वंश का नाश किया, क्योंकि उसका शत्रु नहपान इसी वंश का था। उसका यह दावा सही है क्योंकि नहपान के जो 8000 से अधिक चांदी के सिक्के नासिक के पास मिले हैं, उन पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलाए जाने के चिन्ह हैं। उसने मालवा और काठियावाड़ पर भी अधिकार जमा लिया, जो शकों के अधीन थे। ऐसा लगता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। संभवतः आंध्र पर भी उसका आधिपत्य था। गौतमीपुत्र के उत्तराधिकारियों ने 220 ईस्वी तक राज किया। इसके प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी 130 से 154 ईस्वी के सिक्के और अभिलेख आंध्र में पाए जाते हैं, जो बताते हैं कि यह क्षेत्र दूसरी सदी के मध्य तक सातवाहन राज्य का अंग बन चुका था। उसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में बनाई। शकों ने कोंकण, समुद्र तट और मालवा पर अधिकार करने के लिए सातवाहनों के साथ पुनः संघर्ष छेड़ दिया। सौराष्ट्र के शक शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी ने सातवाहनों को 2 बार हराया, मगर वैवाहिक संबंध के कारण उनका नाश नहीं किया। बाद के सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी 165 से 194 ईस्वी ने उत्तर कोंकण और मालवा को शक शासकों से वापस ले लिया। वह व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्के न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पाए गए हैं। इन सिक्कों पर जहाज का चित्र है, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। भौतिक संस्कृति के पहलू। सातवाहन काल में दक्कन की भौतिक संस्कृति में स्थानीय उपादान और उत्तर के वैशिष्ट्य दोनों का मिश्रण है। दक्कन के महापाषाण निर्माता लोहे का इस्तेमाल और खेती दोनों से परिचित थे। यद्यपि लगभग 200 ईसा पूर्व के पहले हम लोहे के बने कुछ फावड़े पाते हैं, फिर भी ऐसे औजारों की संख्या ईसा की आरंभिक 2-3 सदियों में काफ़ी बढ़ी। महापाषाण अवस्था से सातवाहन अवस्था तक फावड़े के आकार में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। अंतर इतना है कि फावड़ों में मूठ अच्छी तरह और पूरी तरह लग गए थे। मूठ वाले फावड़े के अतिरिक्त हंसिए, कुदाले, हल के फाल, कुल्हाड़ियाँ, बसूले, उस्तरे आदि उत्खनित स्थलों के सातवाहन स्तरों में पाए गए हैं। चूलदार और मूठ वाले बाणाग्र और कटारें भी मिली हैं। करीमनगर जिले में एक उत्खनित स्थान पर लोहार की एक दुकान भी मिली है। सातवाहनों ने करीमनगर और वारंगल के लौह अयस्कों का उपयोग किया होगा, क्योंकि पता चला है कि इन दोनों जिलों में महापाषाण काल में लोहे की खदानें थीं। ईसा से पूर्व की और बाद की सदियों में कोलार क्षेत्रों में प्राचीन स्वर्ण खदानें होने के साक्ष्य मिले हैं।
सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा, क्योंकि उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। उनके सिक्के अधिकांश सीसे लेड के हैं जो दक्कन में पाए जाते हैं। उन्होंने पोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी चलाईं। उत्तरी दक्कन में ईसा की आरंभिक सदियों में सातवाहनों की जगह आने वाले इक्ष्वाकुओं ने भी सिक्के चलाए। लगता है सातवाहन और इक्ष्वाकु दोनों ने दक्कन के खनिज स्रोतों का उपयोग किया। दक्कन के लोग धान की रोपनी जानते थे और शुरू की 2 सदियों में कृष्णा और गोदावरी के बीच का क्षेत्र, खासकर दोनों नदियों के मुहाने का क्षेत्र, चावल का विशाल भंडार हो गया था। दक्कन के लोग कपास भी उपजाते थे। विदेशियों के विवरणों में आंध्र कपास के उत्पादन में मशहूर बताया गया है। इस प्रकार दक्कन के बड़े हिस्से में परम उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हुई। प्लिनी के अनुसार आंध्र राज्य की सेना में 1 लाख पैदल सिपाही, 2000 घुड़सवार और 1000 हाथी थे। इससे सिद्ध होता है कि काफ़ी ग्रामीण आबादी रही होगी और वह इतनी बड़ी सेना के पोषण के लायक पर्याप्त अनाज पैदा करती रही होगी। उत्तर के संपर्क से दक्कन के लोगों ने सिक्के, पकी ईंट, छल्लेदार कुआं, लेखन कला आदि का प्रयोग सीखा। भौतिक जीवन के ये अंग 300 ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुके थे, किंतु दक्षिण में इनका महत्व 2 सदी के बाद बढ़ा। करीमनगर जिले के पेडबंकुर 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में पकी ईंट और छत में लगने वाले चिपटे छेददार खपड़े का प्रयोग पाते हैं। इन सबों से निर्माण में टिकाऊपन आया होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी के ईंटों के बने 22 कुएं भी इस स्थल पर पाए गए हैं। सहज ही इनसे घनी आबादी के विकास में सुविधा हुई होगी। हम जमीन के अंदर बनी ढकी हुई नालियाँ भी पाते हैं जिनसे गंदा पानी गड्ढों में जाता था। महाराष्ट्र में नगर ईसा पूर्व 1ली सदी से दिखाई देते हैं, जब हम कई तरह के शिल्प पाते हैं। इनका प्रसार पूर्वी दक्कन में 1 शताब्दी के बाद हुआ। प्लिनी ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन में आंध्र देश में बहुत सारे गांवों के अलावा दीवार से घिरे 30 नगर थे। इस क्षेत्र में दूसरी और तीसरी सदियों में कई नगर थे। इसकी जानकारी अभिलेखों और उत्खननों से मिली है। भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। ये सभी पूर्वी दक्कन में गोदावरी कृष्णा क्षेत्र में लगभग 1 सदी बाद दिखाई देते हैं। सामाजिक संगठन। लगता है कि सातवाहन दक्कन की किसी जनजाति के लोग थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना लिए गए थे। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। संभवतः वर्ण संकर का यह संकट शकों के प्रवेश से तथा दक्कन में रहने वाले जनजातीय लोगों के सतही ब्राह्मणीकरण से उत्पन्न हुआ होगा। लेकिन जब शकों और सातवाहनों के बीच वैवाहिक संबंध होने लगे, तब शकों का क्षत्रिय के रूप में ब्राह्मणीय समाज में प्रवेश आसान हो गया। इसी प्रकार बौद्ध भिक्षुओं ने देशी जनजातीय लोगों का बौद्धीकरण किया। इस कार्य के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देकर प्रेरित किया गया कि वे पश्चिमी दक्कन में जनजातीय लोगों के बीच बस जाएं। इस बात के संकेत मिलते हैं कि व्यापारी वर्ग बौद्ध भिक्षुओं की सहायता करता था, क्योंकि आरंभिक बौद्ध गुहाएं व्यापार मार्गों पर ही मिली हैं। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन ही हुए। हालांकि भिक्षुओं के लिए इस प्रकार के अनुदान के उदाहरण अधिक मिलते हैं। शासन करना धर्मशास्त्र के अनुसार क्षत्रियों का कर्तव्य है, परंतु सातवाहन शासकों ने अपने को ब्राह्मण कहा। गौतमी पुत्र तो गर्व से कहता है कि सच्चा ब्राह्मण वही है। चूंकि आंध्रों को आरंभिक सातवाहनों से अभिन्न माना गया है, अतः संभव है कि वे दोनों एक ही स्थानीय जनजाति के थे और ब्राह्मण धर्मावलंबी हो गए। उत्तर के कट्टर ब्राह्मण लोग आंध्रों को वर्ण संकर मानकर हीन समझते थे। इससे यह प्रतीत होता है कि आंध्र लोग जनजातीय मूल के थे और ब्राह्मणिक समाज में वर्ण संकर के रूप में गृहीत हुए। शिल्प और वाणिज्य में हुई प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वणिक और शिल्पी चमक उठे। वणिक लोग अपने अपने नगर का नाम अपने नाम में जोड़ने लगे। शिल्पी और वणिक दोनों ने बौद्ध धर्म के निमित्त उदारतापूर्ण दान किए। उन्होंने स्मारक व शिला पट्टिकाएँ स्थापित की। शिल्पियों में गंधिकों का नाम दाता के रूप में बारंबार उल्लिखित है। गंधिक वे शिल्पी कहलाते थे जो इत्र आदि बनाते थे। बाद में इस शब्द का अर्थ व्यापक हो गया और हर प्रकार के दुकानदारों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होने लगा। आज का उपनाम गांधी इसी प्राचीन शब्द से निकला है।